हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब चैनल। और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू एंग्लो सैक्सन पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन एज जिसको हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में होगा। तो आप लोग जल्दी से सेशन के लिए स्टार्ट करिए और पेपर पेन अपने पास रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चंस यहाँ पे 1, 2, 3 दिए गए हैं। आप इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे दीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे वो है आप सभी के लिए, हु रोट इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। ये बुक का नेम है, आपको बताना है ओल्ड इंग्लिश पीरियड में इस बुक को किसने लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है बीट, ऑप्शन बी सेनेवोल्फ, ऑप्शन सी किंग एल्फ्रेड या ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये है बीट। बीट इज द करेक्ट आंसर, ये हम टिक करेंगे। इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ये जो वर्क था ये वेनरेबल वीड का वर्क था, जो कि एंग्लो सैक्सन के एक महान पोएट थे, ग्रेट पोएट थे, ओल्ड इंग्लिश पीरियड से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है नंबर 2, बीट रोट हिज इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री इन, किस लैंग्वेज में इस वर्क को लिखा है इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री इन ऑफ इंग्लिश पीपल। बीट के वनरेबल बीट के इस वर्क को आपको बताना है कि किस लैंग्वेज में लिखा गया है। लैटिन में लिखा गया है, फ्रेंच में लिखा गया है, इंग्लिश में है या ग्रीक में है। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मीन्स लैटिन लैंग्वेज में ये वर्क लिखा गया है, वनरेबल बीट का इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। दिस इज द वर्क जो कि लैटिन लैंग्वेज में, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज पॉपुलर लैंग्वेज नहीं थी। इंग्लिश लैंग्वेज का अभी भी उसमें एक तरीके से आप ये कह लो कि उसको रिफाइन होना था, जो कि मिडिल इंग्लिश पीरियड में हुआ है। और ओल्ड इंग्लिश टाइम या एंग्लो सैक्सन टाइम में जो मोस्टली जो लैंग्वेज थी वो लैटिन लैंग्वेज में या ग्रीक लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज में वर्क्स लिखे जाते थे, लिटरेरी वर्क्स लिखे जाते थे। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी इसका आंसर करिए। टाइम लाइन ऑफ एंग्लो सैक्सन एज इज, एंग्लो सैक्सन एज का टाइम ड्यूरेशन क्या था, मीन्स कब से कब तक ये पीरियड था, इसका आंसर करना है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी यहाँ पे हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी। ऑप्शन ए है 450 to 1066, ऑप्शन बी 455 to 1010, ऑप्शन सी है 400 to 1000 या ऑप्शन डी है नन। इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा आएगा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए मींस 450 to 1066 वाज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एंग्लो सैक्सन एज, या जिसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। दिस वाज द फर्स्ट पीरियड जो कि रिगार्ड किया जाता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। इंपॉर्टेंट वर्क यहाँ का जो था इस टाइम ड्यूरेशन में लिखा गया था वो ओरली लिखा गया वर्क बियॉल्फ था, जो कि बियॉल्फ लिखा था, उसके ऑथर का नेम नहीं पता, बट दैट वाज द एपिक पोएम ऑफ द ओल्ड इंग्लिश टाइम या एंग्लो सैक्सन पीरियड। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पे थे। अगले नेक्स्ट 4, 5, 6 क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं, आप सभी इसका आंसर करिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है नंबर 4 क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। बी टेल्स द स्टोरी ऑफ एन अनलर्नेड cowherd who instituted a school of Christian poetry. Who was he? वो कौन था उसके बारे में बताना है, जिसको बीड ने, जो वनरेबल बीड थे, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी, टेल्स अ स्टोरी ऑफ एन अनलर्नेड cowherd who instituted a school, उसके बारे में बताना है। क्रिश्चियन पोइट्री की जिसने इंस्टीट्यूट किया है उसको स्कूल ऑफ क्रिश्चियन पोइट्री। ऑप्शन ए हॉर्थेंगर, हेजलेक, बियॉल्फ या कैडमॉन। हु वाज दैट मैन? ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी करेक्ट आंसर होगा, कैडमॉन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 5 है, हु वेयर डज दिस कोट कम फ्रॉम? द मिडिल अर्थ, मैनकाइंड्स गार्जियन, इटर्नल लॉर्ड, आफ्टरवर्ड्स मेड। क्या है? वेयर डज दिस कोट कम फ्रॉम, किस वर्क से ये कोट लिया गया है, कोटेशन लिया गया है जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड से बिलोंग करता है। कोटेशन क्या है? द मिडिल अर्थ, मैनकाइंड्स गार्डियन, इटर्नल लॉर्ड, आफ्टरवर्ड्स मेड। ऑप्शन ए है कैडमॉन की हिम से, या आपका है बियॉल्फ द एपिक पोएम से, लॉर्ड ऑफ द रिंग से, या बैटल ऑफ माल्डोन। Which one is the answer of this question number 5? And we have the correct answer, that is option
ए, कैनमोन वॉज द ग्रेट राइटर, ग्रेट पोएट ऑफ दिस टाइम ड्यूरेशन, और इनकी ही वर्क जो इनका था हम उससे बिलोंग करता है ये वर्क, ये लाइन, ये कोटेशन वहीं से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट ओल्ड इंग्लिश पोएम, नंबर 6 क्वेश्चन है, टेल्स द स्टोरी ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट द स्कैंडिनेवियन रेड। इस क्वेश्चन नंबर का आंसर करिए, नंबर 6 का, कि इसका जो आंसर है वो क्या है। द बैटल ऑफ वेल्डन या बियोल्फ, कैनमोन्स हिम, या ऑप्शन डी है द ड्रीम ऑफ द रूड। विच वन इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इंग्लिश पोएम, ओल्ड इंग्लिश पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेसिस्टेंस अगेंस्ट द स्कैंडिनेवियन रेड? एंड आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में हम अगर पढ़ते हैं तो हमें जो राइटर्स का पता है या पोएट्स के बारे में पता है, सेनेवुल्फ के बारे में पता है, एंड साथ ही साथ बियोल्फ के बारे में पता है जो वर्क है, बीड के बारे में पता है, जो नेम हम सुनते हैं, बट कुछ ऐसे नेम है जो कि अननोन है या बहुत ज्यादा आप ओल्ड इंग्लिश पीरियड को एक्सप्लोर नहीं करते हो, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से आ सकते हैं आपके। इसीलिए हमने कोशिश करी है कि आपके लिए ये सीरीज में वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्क्रीन पे आप सभी के लिए मैं लेके आऊं। तो इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, इस क्वेश्चन का आंसर होएगा वो ऑप्शन ए होएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नंबर 7, 8, 9 स्क्रीन पे है आप सभी के लिए। जिनको जिनको आंसर पता है वो जल्दी से 7, 8 नंबर डाल के आंसर उसके आगे मेंशन कर दीजिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन पहले हम पढ़ेंगे। हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंग्लिश सेक्शन एंड क्रॉनिकल्स? इंग्लिश सेक्शन क्रॉनिकल्स को किसने कंट्रीब्यूट किया है, इसमें किसने कंट्रीब्यूशन की है? कि मींस क्रॉनिकल्स वो होते हैं जो किसी टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड, जो एक तरीके का जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं या बुक्स होते हैं, या उस टाइम ड्यूरेशन में कौन कौन सी चीजें कैसी थी, उसको एक कंपाइल करना, सो दैट आगे वाली जनरेशन, आने वाली जनरेशन समझ सके कि वो टाइम ड्यूरेशन कैसा था और कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स थे, या क्या एनवायरमेंट था, क्या नेचर था उस टाइम ड्यूरेशन का। तो उसको किसने कंट्रीब्यूट किया है, जिसको हम इंग्लिश सेक्शन क्रॉनिकल्स के नेम से जानते हैं? किंग एल्फ्रेड ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है कैनमोन, ऑप्शन बी सेनेवुल्फ, या ऑप्शन डी है नन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, किंग एल्फ्रेड। किंग एल्फ्रेड वाज द ग्रेट, यहाँ पे जो एम्परर थे इस टाइम ड्यूरेशन के, और इन्होंने इंग्लिश सैंक्शन क्रॉनिकल्स पे कंट्रीब्यूट किया है, उसको कंट्रीब्यूशन दिया है, जो कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड का एक इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल था। नंबर 8 है, यहाँ पे आपका डैश है, इज कंसीडर्ड द नेशनल एपिक ऑफ द इंग्लैंड। नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड किस वर्क को बोला जाता है इन चारों ऑप्शंस में से? बियोल्फ, द क्राइस्ट, विट्सेट, या नन। ये सभी डिडक्टिव वर्क्स है यहाँ पे, जैसे क्राइस्ट है, विट्सेट, ये डिडक्टिव वर्क्स है, बियोल्फ एक एपिक पोयम है। तो नेशनल एपिक जो है, आंसर आपने समझ लिया होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। बियोल्फ इज द कंसीडर्ड एज द नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, जो कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड का एक एपिक पोयम है, और इसके राइटर का नेम नहीं पता है। अब नंबर 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट मींस हैपेंड, क्वेश्चन मार्क है, तो किस टाइम पे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, जिससे मिडिल इंग्लिश पीरियड का स्टार्टिंग बोला जाता है, हम उसको बोलते हैं। ऑप्शन है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जो कि 1066 में हुआ है, या बैटल ऑफ वेडमोर 1878 का वो टाइम था, या बोथ, या नन ऑफ दीज, नन ऑफ दी अबव। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, मींस नॉर्मन पे विजय प्राप्त की गई थी, ये आपको बताना है, और इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 1066 में हुआ था, और इसी से हमारा क्या होता है, मिडिल इंग्लिश पीरियड की स्टार्टिंग होती है। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, और पढ़े हैं तो उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसके साथ साथ जो नहीं पढ़ा है आपने तो उसको आप नोट डाउन करते चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आप सभी के लिए 10, 11 एंड 12, 10, 11 एंड 12 नंबर क्वेश्चंस हैं, आपको इसका आंसर करना है। नंबर 10 क्वेश्चन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोएम्स इन इंग्लिश बियोल्फ इज रिटन बाय। बियोल्फ जो पोएम है, जो कि ओल्डेस्ट पोएम है इंग्लिश की, इंग्लिश लैंग्वेज की, आपको इसको बताना है कि ये किसने लिखा हुआ है, कैनमोन, या सेनेवुल्फ, बीड, या अननोन। तो इसके जो राइटर का नेम हमें नहीं पता, तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, द ऑथर, द पोएट ऑफ दिस एपिक पोएम इज अननोन, एंड दैट्स व्हाई
ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर 11 क्वेश्चन है, द थ्री डैश ट्राइब्स केम टू इंग्लैंड इन द मिडल ऑफ द 5th सेंचुरी। जर्मनिक ट्राइब्स थे, या वो फ्रेंच ट्राइब्स थे, इटालियन ट्राइब्स थे, या ग्रीक ट्राइब्स थे, जो कि इंग्लैंड में मिडल ऑफ द 5th सेंचुरी में आए थे, जिससे एंग्लो सैक्सन एरा का स्टार्टिंग माना जाता है। तो आप मुझे बताइए कि वो 3 ट्राइब्स कहाँ से आए थे जो कि इंग्लैंड में आए थे। तो वो जर्मनिक कंट्री के थे, या आपके फ्रेंच कंट्रीज के थे, या आपके इटालियन कंट्री के थे, या आपके ग्रीक कंट्री के थे। तो आपका आंसर जो होगा वो हमारा होगा यहाँ पे option A. Option A is the correct answer. They were the Germanic tribes, okay, who came to England in the middle of the 5th century. 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। नंबर 12 स्क्रीन पे है, who is called the father of our English learning. father of our English learning ये किसको बोला जाता है? बीट, सेनेवुल्फ, किंग एल्फ्रेड, none of these. आंसर है ऑप्शन ए। वेनरेबल बीट को हम फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दैट इज बीड। ओके, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो अभी तक ने आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और सेशन कैसा लग रहा है इसको एक बार शेयर करने के साथ साथ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और आगे चैनल पे जुड़े रहिएगा इस चैनल पे, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे आपके। ये प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं सब, तो हमारा ये जो है एंग्लो सैक्सन एरा से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट है। अगला नंबर 13, 14, 15 क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप सभी के लिए। आपको इसका आंसर देना है, तो मुझे बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए जो स्क्रीन पे है। वन ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ एंग्लो सैक्सन पोएट वाज टू। जो प्रिंसिपल फंक्शंस हुआ करते थे एंग्लो सैक्सन पोएट के, जो उस टाइम ड्यूरेशन में पोइट्रीज लिखा करते थे, उनका जो प्रिंसिपल फंक्शंस था जो कार्य करने का या पोइट्री लिखने का, वो क्या था? रिसाइट सॉन्ग एंड टेल्स, ऑप्शन बी प्रोवाइड डांस म्यूजिक, ऑप्शन सी डांस ओनली, या ऑप्शन डी नन। और क्या था उस टाइम पे? ओरली पोइट्रीज जो होती थी, बहुत होती थी, एक सुनाया जाता था जैसे प्रीचिंग के वे में, टीचर लेसन्स के वे में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड के राइटर्स थे, पोएट्स थे, उनका क्या काम था? रिसाइट सॉन्ग्स एंड टेल्स। जो कि सॉन्ग्स एंड टेल्स थे उसको रिसाइट करना उनका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फंक्शन था, क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन में राइटिंग वाज नॉट द पॉपुलर जॉनर। जो एक था ओरल वे में ट्रांसमिट किए जाते थे जो भी सॉन्ग्स, टेल्स एंड प्रीचिंग्स हुआ करती थी। तो ये इंपॉर्टेंट एंड प्रिंसिपल फंक्शंस थे एंग्लो सैक्सन पोएट के। अगर हम इसके एक फीचर्स की बात करें इस एरा की, तो रिसाइट सॉन्ग्स एंड टेल्स वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर वी हैव रिलेटेड टू एंग्लो सैक्सन period. Okay, number 14 question, poetry of Anglo Saxon was passed down through what means. जो पोइट्रीज थी वो एंग्लो सैक्सन पीरियड की, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है नंबर 14 का, जो पोइट्रीज थी एंग्लो सैक्सन पीरियड में वो किस तरीके से पास आउट की जाती थी? पास डाउन थ्रू व्हाट मीन्स। उसका जैसे पोइट्री जो बोलने कहने का वो एक दूसरे के संसाधन था, जो पहुंचाने का एक दूसरे का मीन्स था इम्पोर्टेंट, वो क्या था? ऑप्शन ए ओरल ट्रेडिशन, ऑप्शन बी रिटन, ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी नन। अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया इस 13 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि ओरली ट्रांसमिट किए जाते थे पोइट्रीज जो होती थी, क्योंकि रिसाइट किया जाता था सॉन्ग्स एंड टेल्स को। तो इसका ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा है ऑप्शन ए, ओरल ट्रेडिशन। ओके, नंबर 15 क्वेश्चन है, हुज इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल 731 का ये वर्क है। recounts the history of the church in England, recounts the history of church in England। ये वर्क जो था ecclesiastical history of English people, जो कि चर्च, इंग्लैंड की चर्च से रिलेटेड स्टोरी को रिकाउंट करता है। तो वो किसका वर्क है? अभी हमने इसके स्टार्टिंग में ही बात की थी, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था हमारा। तो इसके बिना ऑप्शंस को पढ़े हुए जल्दी से हम आंसर करेंगे, और दैट इज ऑप्शन डी, वेनरेबल बीड इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आएगा नंबर 15 क्वेश्चन। नंबर 16 की तरफ चलते हैं, 17, 18 ये स्क्रीन पे रहा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। Beowulf, the only important piece of literature surviving since the old English period is iron। फिर से आपके लिए क्वेश्चन आया है Beowulf पोएम से रिलेटेड, जो कि ओनली इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेचर है, कि जो उस ओल्ड इंग्लिश टाइम ड्यूरेशन का एक सर्वाइविंग वर्क है, क्योंकि और जो वर्क है उनका सिर्फ नेम पता है, वो वर्क सर्वाइव नहीं करते हैं।
ये एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेचर है बियोल्फ जो पोयम है। आपको बताना है ये क्या है, इस किस तरीके की पोयम है। दिस इज अ लिरिकल बैलेड, दिस इज अ प्रोज नैरेटिव, दिस इज एंग्लो सैक्सन एपिक या दिस इज अ क्लासिकल एपिक। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये क्या है, ये हमारा एंग्लो सैक्सन एपिक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बियोल्फ इज अ एंग्लो सैक्सन एपिक। नंबर 17 क्वेश्चन स्क्रीन पे है, ये रहा हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन इंग्लिश पोएट्री। ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में स्पेसिफिकली जो प्राइमरी लिटरेरी डिवाइस था वो क्या था, मीन्स कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज करते थे पोएट्स उस टाइम ड्यूरेशन के। ऑप्शंस पढ़ देती हूँ मैं। ऑप्शन ए है एलिट्रेशन, ऑप्शन बी किनिंग्स, ऑप्शन बी राइम या ऑप्शन डी है कंसीट्स। तो ऑप्शन इसका ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, एलिट्रेशन। ओके, एलिट्रेशन was the main primary literary device used in Old English poetry. Next number question, number 18. What work begins, he who is alone often leaves to find favor? किस वर्क का स्टार्टिंग इस लाइन से होता है, इसका आंसर करना है। What works begin, he who is alone often leaves in the to find favor. ऑप्शन ए बियोल्फ का स्टार्टिंग होता है, या ड्रीम ऑफ द रूड, या बैटल ऑफ द मेल्डॉन, या द वैंडरर। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 18? और इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। ओके, वैंडरर्स, वैंडरर्स इज द करेक्ट आंसर। द वैंडरर विच इज अ वर्क ऑफ दिस टाइम ड्यूरेशन, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का है। और इसका जो स्टार्टिंग होता है इस वर्क का वो है ही हु इज अलोन ऑफन लिव्स टू फाइंड फेवर। नंबर 19, 20 एंड 21 क्वेश्चंस स्क्रीन पे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए रहा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। नंबर 19 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, व्हाट वर्क बिगिंस, यस वी हैव हर्ड ऑफ द ग्लोरी ऑफ द स्पीयरडेंस किंग्स इन द ओल्ड डेज, हाउ द प्रिंसेस ऑफ द पीपल ऑफ दैट पीपल डिड ब्रेव डीड्स। किस वर्क की बिगिनिंग इस लाइन से होती है, बियोल्फ, बैटल ऑफ मेल्डॉन, ड्रीम ऑफ द रूड एंड वंडरर। तो करेक्ट आंसर हमने यहाँ पे दे दिया है आप सभी के लिए। बियोल्फ का स्टार्टिंग जो होता है इस लाइन से होता है, जो वर्क बिगिन करता है इस लाइन से वो है हमारा बियोल्फ, द ग्रेट एपिक पोएम ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड। और ये लाइन क्या थी, यस वी हैव हर्ड ऑफ द ग्लोरी ऑफ द स्पीयरडेंस किंग्स इन द ओल्ड डेज, हाउ द प्रिंसेस ऑफ दैट पीरियड did deeds. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पे, यहाँ पे हु ट्रांसलेटेड बीट्स हिस्ट्री इनटू इंग्लिश इन द एंग्लो सैक्सन पीरियड। ऑप्शन ए किंग एल्फ्रेड, बीट एंड कैटबॉन एंड डी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आएगा कि बीट की हिस्ट्री को, हिस्ट्री ऑफ इस्लेसिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल जो था उसको किंग एल्फ्रेड ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश लैंग्वेज में। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 21 का भी आंसर हमारा जो है वो सी है। क्वेश्चन क्या है, द मॉन्स्टर ग्रैंडेल अपीयर्स इन द पोएम। ग्रेट मॉन्स्टर है ओल्ड इंग्लिश पीरियड का एपिक पोएम का इसका, और वो इस मॉन्स्टर का जो नेम था वो ग्रैंडेल था, और उसका आपको अपीयरेंस किस पोएम में मिलता है, और वो है बियोल्फ, द ग्रेट एपिक पोएम। और ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। ग्रैंडेल की बात करते हैं, मॉन्स्टर की बात करते हैं इसके, तो ये बहुत ही फेमस मॉन्स्टर, फेमस कैरेक्टर जो कि बियोल्फ एपिक पोएम से बिलोंग करता है। 22, 23, 24 क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन है, द डिडैक्टिक पोएम क्राइस्ट इज रिटन बाय। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे, सेनेबल। इसका जो आंसर यहाँ पे दे दिया गया है, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। 23 है, बियोल्फ इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ दी। यस, ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट होगा। मॉन्स्टर एंड किंग, मॉन्स्टर एंड किंग की ये स्टोरी है, ये बर्ड एंड किंग की नहीं, पीपल एंड किंग की भी नहीं है। दिस इज रिलेटेड, जिसकी हमने बात की अभी, ग्रैंडेल जो मॉन्स्टर था वो इसी वर्क में था बियोल्फ में। तो जो बियोल्फ जो वर्क है वो किस पे बेस्ड ऑन है, दैट इज बेस्ड ऑन अ मॉन्स्टर एंड अ किंग। 24 क्वेश्चन है, द पोएम ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड विच डिस्क्राइब्स द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अ लवर इज। कौन सा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन बी, कंप्लेंट ऑफ अ डियोर इज द
आंसर, जो कि एंग्लो सैक्सन पीरियड का पोयम था, जो कि डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अ लवर को डिस्क्राइब करते हुए ये पोयम लिखी गई है। कंप्लेंट ऑफ ड्योर, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है आपको तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लवर, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अ लवर इज अ पोयम, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का है, जो कि ये डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अ लवर जो रिलेट करता है पोयम, वो कंप्लेंट ऑफ ड्योर है, दैट इज एंग्लो सैक्सन पीरियड्स पोयम। तो 22, 23, 24 अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है। आगे क्वेश्चन है 25, 26, 27। 25 क्वेश्चन पढ़ देती हूँ मैं। नेम द रिलीजियस पोएट्स ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड। रिलीजियस पोएट के बारे में बताना है। आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन, कैडमॉन, सेनेवुल्फ, ऑप्शन सी बी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज में से कौन सा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, कि जो कि रिलीजियस पोएट्स थे, डिडैक्टिक पोएम्स लिखा करते थे, एक धार्मिक पृष्ठभूमि को या धार्मिक जो सब्जेक्ट मैटर था उसको ध्यान करके ऐसी पोएट्रीज लिखी जाती थी। तो उनके पोएट्स का नेम आपको बताना है, वो क्या है एंग्लो सैक्सन के पोएट्स, वो हैं कैडमॉन एंड सेनेवुल्फ। इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि ए एंड बी बोथ आर दी religious poet, didactic poets of the Anglo-Saxon period. Okay. Number 26 है, at the Battle of the Hastings, Saxon king Harold was defeated by, किसके थ्रू इनको डिफीट किया गया था? जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ था, कब हुआ था? 1066 में हुआ था। 1066 में ये बैटल हुआ था। और एंग्लो सैक्सन जो किंग था वो किंग हेरोल्ड था, उसको किसने डिफीट किया था? ऑप्शन ए विलियम, ऑप्शन बी ग्रेट द एल्फ्रेड, ऑप्शन सी हेरोल्ड, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। विलियम ने उसको यहाँ पे डिफीट किया हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए पे हम करेक्ट करेंगे। 27 क्वेश्चन है, when were the angels and the saxons first landed in England? इंग्लैंड पे जो ट्राइब्स थी एंजल्स एंड सैक्शंस, ये फर्स्ट टाइम कब इन्होंने ट्रेवल लैंड किया था इंग्लैंड की धरती पे, या फर्स्ट टाइम ये कब आए थे? ऑप्शन ए मिडिल ऑफ द 4th सेंचुरी, ऑप्शन बी मिडिल ऑफ द 5th सेंचुरी, ऑप्शन सी मिडिल ऑफ द 6th सेंचुरी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और ये आए थे कब? ऑप्शन बी मिडिल ऑफ द 5th सेंचुरी, क्योंकि 450 का टाइम था जब ये इंग्लैंड पे आए थे। जर्मनिक ट्राइब्स थे जो कि एंजल्स एंड सैक्सन के नेम से जाने जाते थे, और ये फर्स्ट टाइम मिडिल ऑफ द 5th सेंचुरी में इंग्लैंड पे लैंड किया था। 28, 29 एंड 30 क्वेश्चंस रिलेट करता है, ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड से ही है, आपको इसका आंसर देना है। 28 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच वॉज द लास्ट ऑफ द सैक्सन किंग्स? लास्ट ऑफ द सैक्सन किंग्स कौन थे? उनका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए हेरोल्ड, ऑप्शन बी एल्फ्रेड, ऑप्शन सी एल्फ्रेड द ग्रेट, या नन ऑफ दीज। और इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए हेरोल्ड वाज द आंसर, जो कि लास्ट सैक्सन किंग थे। ये सैक्सन जो किंगडम था या जो डायनेस्टी थी उससे बिलोंग करते थे, और दैट वाज हेरोल्ड। ना 29 क्वेश्चन, द डिडैक्टिक पोएम क्राइस्ट इज रिटन बाय, ये देखिए पोएम का फिर से जिक्र हो गया यहाँ पे। क्राइस्ट पोएम जो थी डिडैक्टिक पोएम थी, रिलीजियस पोएम थी, उपदेशात्मक पोएम थी एक तरीके से। आपको बताना है कि किसने इसको लिखा हुआ है, हु इज द कंपोजर, हु इज द राइटर पोएट ऑफ दिस पोएम, दैट इज सेनेवुल्फ। ऑप्शन बी बीड, ऑप्शन सी कैडमॉन, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। और आंसर है ऑप्शन ए, सेनेवुल्फ इज द करेक्ट आंसर। सेनेवुल्फ एक इंपॉर्टेंट और फेमस राइटर थे, ये ध्यान दीजिएगा आप सभी। इनसे रिलेटेड वर्क को जरूर ध्यान दीजिएगा, जो कि बियोल्फ के जैसा ही नाम है इसका, सेनेवुल्फ। और ये बियोल्फ जो एक एपिक पोएम है, बट सेनेवुल्फ जो है वो राइटर थे, वो पोएट थे इस टाइम के। तो इम्पोर्टेंट पोएट हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, इनका नेम जरूर ध्यान दीजिएगा, उनका वर्क भी ध्यान दीजिएगा, जैसे क्राइस्ट इज इम्पोर्टेंट डिडैक्टिक वर्क ऑफ सेनेवुल्फ। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पैगन लिटरेचर इज डैश है यहाँ पे। पैगन जो लिटरेचर होता है वो किससे बिलोंग करता है? बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, ऑप्शन बी डू नॉट बिलीव इन गॉड एंड रिलीजन, ऑप्शन सी बिलीव इन गॉड, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो पैगन जो मीनिंग होता है या लिटरेचर जो होता है वो किससे बिलोंग करता है? वो क्या है? इसमें ये है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, डू नॉट बिलीव इन गॉड एंड
रिलीजन। गॉड एंड रिलीजन पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। इसका आंसर हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि बिलीव इन क्रिश्चियनिटी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन डू नॉट बिलीव इन गॉड एंड रिलीजन, और थर्ड है बिलीव इन गॉड। तो ये वही बात कर रहा है जो उन धार्मिक विश्वासों का जो कि विश्व धर्मों में नहीं पाए जाते या विधर्म से रिलेटेड होते हैं, उनको हम पैगन बोलते हैं, पेगन बोला जाता है ये। तो यहाँ पे आपका आंसर बी करेक्ट होगा, जो कि गॉड एंड लिटरेचर में बिल्कुल, गॉड एंड रिलीजन में यकीन नहीं करते हैं उस तरीके से, और वैसे वर्क जब लिखे जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम पैगन लिटरेचर बोलते हैं। और ओल्ड इंग्लिश टाइम के बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क इस तरीके से लिखे गए हैं, और ये एक तरीके से जो गॉड एंड रिलीजन है उसके एग्जिस्टेंस को ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट करता है, ऑब्जेक्टिफाई करते हुए ऐसे लिटरेचर लिखे जाते हैं। उनके अस्तित्व को एक तरीके से पूरी तरीके से नकारा जाता है इन जो पेगन लिटरेचर्स के जो लिटरेचर के जो लिटरेरी फिगर्स होते हैं वो। तो यहाँ पे हमने 1 to 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है आप सभी से रिलेटेड टू एंग्लो सैक्सन पीरियड। जिन्होंने अभी अब ज्वाइन किया है इस चैनल को या अभी इस क्लास को ज्वाइन किया है, तो वो वाली फिर से रिवर्स करके इस सेक्शन को देख सकते हो, वीडियो को देख सकते हो, इस क्लास को एंजॉय कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स अपने नोट्स में जरूर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसी और इम्पोर्टेंट एरा से रिलेटेड, ऑथर से रिलेटेड, और वो वीडियो आपको कल मिलेगी। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब, और जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।